कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, वरना कोशिश तो हजारों लोग करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी चौधरी इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हमारे साथ में है डॉक्टर डी व्यास सर, जो कि अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो होता है उसका काम क्या होता है, क्या क्या उनके वर्क होते हैं, इसके अलावा उनका डेली रूटीन क्या रहता है, कितनी इसमें सैलरी मिलती है, क्या क्या इसके अंदर प्रमोशन आपको मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आज अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अपने साथ में हैं, तो उनसे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं डी व्यास सर का स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइए। मेरा नाम दीनदयाल शर्मा है और मैं टोंक ज़िले में मालपुरा तहसील है वहाँ का निवासी हूँ। अभी वर्तमान में मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र पोस्ट पे हूँ, जो कि अपने यहाँ पे मालपुरा जो एडी क्लस्टर है उसी में है, टोडी डब्ल्यू सर्किल में डोंगरी कला। तो सर, आपने कब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है वो ज्वाइन किया था, कौन से ईयर में आपने ज्वाइन किया? मैंने 2018 की जो वैकेंसी थी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जी। की उसका एग्ज़ाम क्लियर किया था और 2021 में मेरी ज्वाइनिंग थी 9 फरवरी 2021 की। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इससे पहले आपने कहाँ पे अपनी सर्विसेज है वो दी है? सबसे पहली जो फर्स्ट पोस्टिंग थी मेरी वो बाड़मेर ज़िले में थी। बाड़मेर ज़िले में जो रामसर ब्लॉक है वहाँ पे एक ग्राम पंचायत है सियानी, वहाँ पे फर्स्ट पोस्टिंग थी। उसके बाद में अभी जो जनवरी में ट्रांसफ़र खुले हैं उसी में यहाँ पे अपने मालपुरा एडी क्लस्टर में जो टोडी डब्ल्यू सर्किल है वहाँ डूंगरी कला में भी वर्तमान में कार्यरत हूँ। अच्छा सर, तो आप मुझे बताइए कि जो हमारे व्यूवर्स हैं जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि आखिर जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र होता है उसका वर्क क्या रहता है, क्या क्या काम आपको करने पड़ते हैं? देखो, मेनली कर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के वर्क की बात करें तो वर्क इनका अपने जो 5 डे वीक रहता है, मंडे टू फ्राइडे तक। और इसमें एक जो स्पेशली जो गुरुवार रहता है उस दिन अपने वर्कलोड ये रहता है कि जो अपने किसान सेवा केंद्र बने हुए रहते हैं सभी राजस्थान के सभी जिलों में और सभी मुख्यालय पे लगभग किसान सेवा केंद्र बने हुए हैं। जहाँ नहीं बने हुए वहाँ पे अपन खुद गवर्नमेंट है वो अपने को किराया देती है। तो किसान सेवा केंद्र बने होते हैं, वहाँ पर जो किसान आते हैं उन किसानों की जो भी उनसे परामर्श जो अपने से लेते हैं वो परामर्श देते हैं, या जैसे फसल के बारे में पूछना हो या किसी भी कीट व्याधि के बारे में पूछना हो या किसी भी जैसे वैरायटी के बारे में डिस्कशन हो जाता है, या कोई अगर सरकारी जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं के बारे में डिस्कस किया जाता है। अगर डेली रूटीन की अगर मैं बात करूं तो अपने जो मंडे टू फ्राइडे की अपन बात करें तो सबसे पहला जो जैसे अगर अपन बात करें खरीफ सीजन से तो अपना सबसे पहला रहता है सीड डिस्ट्रीब्यूशन करना। सीड डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में अगला अपना कार्य रहता है कि अब उन किसानों ने वो सीड की सोविंग की है या नहीं की। सीड सोविंग करने के बाद में उसमें फील्ड पे जाना है, फील्ड पे उसका देखना है फसल को कि फसल में कोई उसके जर्मिनेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक फसल का अपने को अवलोकन करना है। और उसमें ये बताना है किसानों को कि वो अधिक से अधिक उपज कैसे ले सकते हैं, कैसे अच्छी वैरायटी और भी ग्रो कर सकते हैं, या उस वैरायटी में क्या समस्या आ रही है या कौन सा कीट लग रहा है, कौन सा रोग लग रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है किसानों के साथ में। अच्छा, तो कुल मिला के बात ये है कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र होते हैं उनका काम होता है जो साइंटिफिक टेक्निक्स है उनको फार्मर्स तक पहुंचाना। हाँ सर, अपन यूँ बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर होते हैं एक तरीके से अपने कृषि विभाग की सबसे मेन जो कड़ी है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो फार्मर्स है या जो फील्ड है उसके कांटेक्ट में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ही रहते हैं। ऊपर से जो भी आदेश आता है या जो भी कोई योजनाएं आती है या जो भी किसी प्रकार की कोई अनुदान आता है उस अनुदानों को किसान तक पहुंचाना या किसानों की जो समस्या है उसको सरकार के अपर प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का कार्य है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ही करता है। अच्छा, तो टोटली अपन कह सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपने आप को किसान का मित्र मान सकते हैं, बिल्कुल। किसान का साथी मान सकते हैं। जितनी भी जो नई जो योजनाएं होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो फार्मर्स तक पहुंचाना होता है, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, सीड डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। आगे की जो प्रोसेस है, जो भी फार्मर्स को प्रॉब्लम होती है वो सारी जो सॉल्यूशन उनका प्रोवाइड करवाते हैं वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ही प्रोवाइड करवाते हैं, जी यानी सर। किसान से डायरेक्ट इनका संबंध रहता है, डायरेक्ट ये अटैच रहते हैं फार्मर से। तो नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसमें हमें सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि ये आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। देखिए, अगर सैलरी की अपन बात करें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है वो एक 4th ग्रेड जॉब है और इसमें चॉइस ऑफ पे ग्रेड से शुरुआत होती है।
स्टार्टिंग में जो प्रोबेशन पीरियड रहता है उसमें 14,700 रुपये या 14,600 रुपये के लिए फिक्स वेतन मिलता है, वो 2 साल तक मिलता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वेतन मिलता है 2 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में, तो उस ग्रेड पे के साथ में उसका जो बेसिक होता है, बेसिक शुरुआत होती है 21,000 से, ठीक है। उसके बाद में जो डीए होता है या टीए होता है वो सब अलाउंस मिल करके लगभग आप अगर अभी वर्तमान समय की बात करें तो अभी 27 से 28,000 रुपये प्रोबेशन पीरियड के कंप्लीट होने के बाद में शुरुआत हो जाती है। जो प्रति ईयर इनका प्रमोशन ये अमाउंट इंक्रीमेंट लगता है तो उस इंक्रीमेंट में 1,000 से 1,500 रुपये प्रति ईयर उनमें ग्रोथ होती है। साथ में सरकार है जो वर्ष में 2 बार टीए डीए बढ़ा देती है, तो उस हिसाब से अपन ये बोल सकते हैं कि एनुअली 2,000 रुपये तक की ग्रोथ रहती है इसमें सैलरी में। अच्छा, तो इसके साथ में मैं जानना चाहूँगा कि यदि किसी स्टूडेंट ने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है या एमएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, जैसे आपने कर रखा है, तो आगे क्या इसमें प्रमोशन आपका हो सकता है? देखिए, अगर प्रमोशन की बात करें तो अभी पहले तो प्रमोशन का ये था कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसके 9 साल के कार्यकाल के बाद में उसको डब्ल्यू में प्रमोट कर देते, और 9 साल के बाद में 9, 18 और 27 के डीपीसी पीरियड रहता है, तो 9 पे डब्ल्यू, 18 पे एओ, और उसके बाद में अगर अच्छी रैंक है आपकी तो उसके बाद में एडी तक आप जा सकते थे। लेकिन अभी जो पिछली सरकार थी उन्होंने एक नई पोस्ट क्रिएट की है सीनियर सुपरवाइजर की। तो सीनियर सुपरवाइजर की जो पोस्ट है उसमें उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था कि जो 5 साल का जिनका भी कार्यकाल कंप्लीट हो गया उनको हम सीनियर सुपरवाइजर में प्रमोट करेंगे। लेकिन उन्होंने उसमें क्या किया, बाउंडेशन डाल दी। बाउंडेशन इस प्रकार की कि वहां पे उन्होंने 2500 सीट क्रिएट कर दी। तो अब जो भी अगर किसी का प्रमोट करना है तो वो जो 2500 सीट है उन्हीं पे प्रमोट होगा। तो एक तो ये बाउंडेशन आ गया अभी के समय में। तो यहाँ पे क्या होता है कि 5 साल के बाद में अगर अपन प्रमोट होते हैं तो अपना जो पे ग्रेड है वो 3600 हो जाता है। तो 3600 पे ग्रेड होने का मतलब ये है कि आपकी सैलरी के अंदर लगभग 15 से 18,000 रुपये का इजाफा हो जाता है। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो उसके बाद में जो अगला प्रमोशन होता है वो डब्ल्यू पे होता है और एओ पे होता है। जी सर। अच्छा, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट अभी प्रेजेंट में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जैसे वैकेंसी अभी आई हुई है, फॉर्म उसका फिल अभी नहीं हुआ है, काफ़ी पोस्टें हैं वो आने वाली है, तो जो भी स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, क्या आप उनको सुझाव दोगे? देखो, प्रिपरेशन की बात ऐसी है, प्रिपरेशन आप चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की करिए या कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की करिए। प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि एक तो आपको टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना है कि अपना एग्जाम कब आने वाला है। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है सिलेबस को देखना है अपने को, सिलेबस को बारीकी से देखना आपको। उसके बाद में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उन क्वेश्चन पेपर को जरूर सोल्व करना आपको। तो उससे क्या आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या यहाँ से इतना डीप क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसके साथ में आप अभी वर्तमान में जो प्रॉब्लम आ रही है सिलेक्शन में बच्चों के, वो मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चे क्या कन्फ्यूज ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोर्स दे रहे हैं या कोई ऑफलाइन जा रहा है, या बहुत सारे अभी बुकें मार्केट में आ रखी है, नए नए युवा कृषि लेखक चल रहे हैं। तो उसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा मैक्सिमम बुकों को पढ़ोगे, मैक्सिमम कोचिंग के नोट्स देखोगे तो उसमें उतना ही कन्फ्यूजन रहता है। तो मेरे हिसाब से तो गाइडेंस यही है कि आप चाहे कोई से भी 1 या 2 बुक को पढ़िए, और 1 या 2 बुक को ही पढ़ना जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। किसी के कहने से या किसी के दोस्त के कहने से कि नहीं मेरी कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं या मैं जो अभी बुक पढ़ रहा हूँ वो अच्छी है, उसके आप बहकावे में नहीं है। जो भी है आपके पास, जितना आपके पास जो मैटर है वो पर्याप्त मैटर है। अगर उस मैटर को अगर आप सफिशिएंट याद कर लेते हो या अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन जरूर होता है उसमें। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना, अभी जो बच्चे अभी की पिछले 10 दिन पहले की एक क्वेरी थी कि अभी से बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है या जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चालू कर रखे हैं। तो अभी बच्चे क्या करते हैं कि उस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में या जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें नुकसान क्या होता है कि जिसकी अगर कोई लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए तो वो फायदा है, लेकिन अगर अभी कोई बच्चा अभी शुरुआत कर रहा है प्रिपरेशन की तो वो क्या करता है कि वहाँ पे जैसे ही टेस्ट देता है तो उसके नंबर कम आते हैं तो वो होपलेस हो जाता है। तो मेरी तरफ से सजेशन यही है कि जब भी आपकी अगर एग्जाम टाइम आता है, एग्जाम टाइम से आप 1 महीना बहुत मैक्सिमम होता है, उस 1 महीने में आप जितने भी जो टेस्ट पेपर है या ओल्ड पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, उनको आप सोल्व आउट करिए। उससे पहले आप मैक्सिमम जितनी आप थ्योरी पढ़ सको, जो आपके पास जो मैटर उस मैटर को जितना आप अच्छी तरीके से याद कर सको तो वो आपके लिए एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो साथियों, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 1 या 2 जो बुक है वो ही पढ़ें। ज़्यादा कंटेंट यदि आप कलेक्ट करते हो और उनको पढ़ना आप स्टार्ट कर देते हो तो आपने कहीं ना कहीं कंफ्यूज उसमें रहते हो।
तो आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, लिमिटेड जो मैटर है सिलेक्शन के लिए जो आपके ज़रूरी है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वो पढ़ना है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी है। जैसे एग्ज़ाम के अंदर आपको नेगेटिव से बचना है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है जैसा कि सर ने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो अपना सेशन था वो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और आप सभी इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यदि नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप किस पे चाहते हैं। धन्यवाद।